हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 6 स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस का। ये लास्ट लेक्चर है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फैक्टर्स जो भी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्टर्स जो है आपके बेसिक एनसीईआरटी लेवल ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम एक प्लांट के बेसिस पे देखें तो हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा कि भाई सनलाइट की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की चाहिए CO2 फिक्सेशन के लिए, ठीक है। CO2 फिक्सेशन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, वहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है। बट ऐसा नहीं है कि प्लांट को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। उसी ग्लूकोज को जब वो रात को यूटिलाइज करता होगा तो उसे ऑक्सीजन चाहिए फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज या और कोई कंपाउंड को हम ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, ठीक है। तो इंटरनल प्लांट फैक्टर्स क्या है? नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ठीक है। कितने लीव्स है, क्या साइज है लीव्स का, एज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन मींस किस तरीके से वो अरेंज है, लाइट उन पे कैसे गिर रही है, ठीक है। मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें जो है इन्फ्लुएंस करेंगी। उसके बाद इंटरनल CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंटरनल सेल के अंदर कितना है वो अफेक्ट करेगा। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल जो है वो अफेक्ट करेगा कि कितना फोटोसिंथेसिस होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो फर्स्ट है सनलाइट, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद CO2 कॉन्सेंट्रेशन, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। और वाटर, ठीक है। तो सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और वाटर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। उसके बाद प्लांट फैक्टर्स भी होंगे, ठीक है। उसका जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, उसके वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें कितना सिंथेसिस हो रहा है डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स का, ठीक है। तो यहां पर एक लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये 1905 में दिया गया, ठीक है। ये क्या कहता है हम जरा देखते हैं यहाँ पर। इफ ए बायोकेमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर कोई बायोकेमिकल प्रोसेस है और वो एक से ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट हो रहा है, its rate is determined by the factor nearest to its minimal value. It is the factor which directly affect the process of if its quantity is changed, ठीक है। मतलब इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे कि अगर कोई फैक्टर, अगर या फिर ऐसा हम समझते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स अगर एक रिएक्शन को, एक बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, तो जो सबसे कम होगा, जो सबसे लिमिटिंग होगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो कंट्रोल करेगा। जैसे कि मान लो, इसको कोई एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुमको बर्गर बनाने, बहुत सारे घर पे बर्गर बनाने हैं तुमको, ठीक है। तो बर्गर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो सबको पता है कि भाई वो बन चाहिए, पाव जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बन चाहिए, ठीक है, और वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है, और कुछ सॉस चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, बटर चाहिए होगा, सारी चीज़ें हैं। और उसके अंदर जो हम आलू पेटीज डालते हैं वो चाहिए होगा, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब मान लो आलू पेटीज जो है वो 10 है सिर्फ, ठीक है, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं, बन है, वेजिटेबल्स है, बटर है, ये सब अनलिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। बट आलू पेटीज जो है वो 10 है सिर्फ। तो क्या तुम 10 से ज्यादा बर्गर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। चाहे बाकी चीजें कितनी भी हो, बन तुम्हारे पास 100 बर्गर के हो, बट नहीं बना पाओगे। ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किसी में भी एग्जांपल लगा के देख लो कि जो सबसे कम क्वांटिटी में है
वो डिसाइड करेगा रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। तो यही ब्लैकमैन ने बताया कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि जो फैक्टर सबसे मिनिमम होगा, ठीक है, जो अपने मिनिमल वैल्यू पे होगा, वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस को, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, प्लांट विद ग्रीन लीफ, ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 में नॉट photosynthesize in very low temperature. If optimum temperature is given, it will start photosynthesis. मान लो प्लांट के पास जो है लाइट बढ़िया है, लीफ बढ़िया ग्रीन लीफ है, क्लोरोफिल है, CO2 भी है, फिर भी फोटोसिंथेसिस जो है वो अफेक्ट हो सकता है, नहीं हो ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या हो गया? वो हो गया हमारा लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। जब टेम्परेचर हम उसे ऑप्टिमम देंगे तो वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। समझ गए? आगे चलते हैं इसमें हम लोग। लाइट, ठीक है। लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन और एक्सपोजर टू लाइट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तीनों चीज अफेक्ट करती है, लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। There is a linear relationship between incident light and CO2 segregation rate and low light intensities, ठीक है। लो लाइट इंटेंसिटी में लीनियर रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो जब हम लोग लाइट इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, बट एक टाइम पे जाके वो सैचुरेट हो जा रहा है, उसके बाद वो नहीं बढ़ रहा है। At higher light intensity, the rate does not further increase because other factors become limiting, ठीक है। तो बढ़ाते जा रहे वो इंक्रीज होगा, बट एक टाइम पे जाके वो सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि बाकी फैक्टर जो है वो अब लिमिटिंग हो गए, उससे ज्यादा तेजी से वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। लाइट सैचुरेशन occurs at 10% of the full sunlight, hence except for plants in shade or in dense forest, light is really a limiting factor in nature, ठीक है। अब जितना सनलाइट निकलता है उसके 10% में जो है सैचुरेट हो जाता है प्लांट, ठीक है। तो जो प्लांट कहीं शेड में ग्रो हो रहे हैं या डेंस जंगल में ग्रो हो रहे हैं, छोटे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर किसी प्लांट के लिए नहीं बनता है, ठीक है। लाइट हमेशा सफिशिएंट होता है, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही मिलता है प्लांट को, ठीक है। तो लाइट कभी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हाई इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट ब्रेक्स डाउन क्लोरोफिल, इट डिक्रीजेस फोटोसिंथेसिस। और अगर तुम लाइट का बढ़ाते जा रहे हो, उसका इंसिडेंट लाइट तुम बढ़ाते जा रहे हो, तो वो हार्मफुल भी हो सकता है, वो क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है, जिससे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये आप लिख लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाइट के बारे में कुछ और पॉइंट्स दिए हैं, जैसे लाइट क्वालिटी और वेवलेंथ, ठीक है। लाइट क्वालिटी और वेवलेंथ, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रेड लाइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लो। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रेड लाइट देन इन ब्लू लाइट, ठीक है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होगा एज कंपेयर टू ब्लू लाइट, बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन व्हाइट लाइट, ठीक है। बट अगर मैं रेट की बात करूं, ठीक है, यहां पर हम मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं, यहां हम रेट की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हाईएस्ट इन व्हाइट लाइट, क्योंकि उसमें ब्लू का भी होगा, रेड का भी होगा, बाकी सब मिला के हो जाएंगे, इसलिए जो है कंबाइनली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइट लाइट में सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। और मिनिमम इन ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगी। उसके बाद लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर इन इंटेंस लाइट देन डिफ्यूज लाइट, ठीक है। इंटेंस लाइट हम उसे फोकस लाइट दे रहे हैं, उसमें ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिफ्यूज लाइट, ठीक है। बट एट हायर लाइट इंटेंसिटी फोटो ऑक्सीडेशन अकर्स एंड फोटोसिंथेटिक एपरेटस में बी डेब्रेस। बट अगर हम ज्यादा फोकस करके लाइट एक प्लांट को देंगे, तो हमने जो अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि क्लोरोफिल डैमेज हो सकता है और फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद एक यहाँ पे दिया है PR रेशियो,
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन रेशो। देखो फोटोसिंथेसिस में हम ग्लूकोज बना रहे हैं और जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इन द सेंस सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं बाय द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन को यूज करके हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दोनों एक तरीके से उल्टा है, यहां पर CO2 यूज होता है और O2 रिलीज होता है। ठीक है, वहां पर O2 यूज होगा, रेस्पिरेशन में हम O2 यूज करते हैं और ग्लूकोज को तोड़ के CO2 को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एक में जो अंदर जा रहा है, ठीक है, वो यहां पर बाहर जा रहा है। ठीक है, वहां पर फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हो रहा है, यहां पर CO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो एट मिड डे इज 10:1, मीन्स मिड डे में, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन, बट कैन रीच अप टू 20:1 और 20:1 तक ये रीच कर सकता है। मीन्स मिड डे में, दोपहर के टाइम पे फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेस्पिरेशन। एट द टाइम ऑफ इवनिंग एंड मॉर्निंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल्स टू रेस्पिरेशन। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो रेस्पिरेशन के बराबर हो जाता है। ठीक है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। ठीक है, मतलब जितना CO2 यूज हो रहा है प्लांट में, उतना ही CO2 रेस्पिरेशन से रिलीज हो रहा है। मतलब बाहर से CO2 लेने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑलरेडी ग्लूकोज है तुम्हारे पास वो टूट रहा है सेल में, CO2 रिलीज हो रहा है और उतना ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है। तो ये क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम जैसा बन गया। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। उसके बाद लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल विद द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट इज कॉल्ड एज लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे उसको डिफाइन कर दिया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच rate of photosynthesis become equal to rate of respiration is known as light compensation point. Net photosynthesis और net primary productivity at this point is 0. ठीक है, तो यहाँ पर 0 productivity हमको यहाँ पर मिलेगी। Plants which are adapted to grow in high intensity of light are called as heliophytes. ठीक है, ये point हमको याद रखना है कि heliophytes क्या होते हैं। Plants which are adapted to grow in high intensity of light is called as heliophytes, and plants which are adapted to grow in shade is called as cyophytes. जो shade में grow होना चाहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो नहीं होते हैं, वो सायोफाइट्स, और जो बहुत ज़्यादा इंटेंस लाइट में ग्रो होते हैं वो हेलियोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट में भी LDP और SDP। LDP मतलब लॉन्ग डे प्लांट जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए, और दूसरे होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, जिनको कम लाइट चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर इन इंटरमिटेंट लाइट देन कंटिन्यूअस लाइट। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूअस लाइट या इंटरमिटेंट लाइट हम उसे बोलते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस लाइट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लो इन द एटमॉस्फेयर। हमें पता है CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में बहुत कम है, तो CO2 जो है लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। इंक्रीज अप टू 0.05 कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट्स, बियॉन्ड दिस लेवल इट बिकम्स डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो 0.03 या 0.04 है, इसको अगर हम लोग इंक्रीज करके 0.05 तक ले जाते हैं तो CO2 फिक्सेशन बढ़ जाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है। बट अगर उससे ज़्यादा अगर हम इसको लेके जाते हैं तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आने लगते हैं। ठीक है, डैमेजिंग हो सकता है। एट लो लाइट कंडीशंस C3 and C4 plant do not respond to high CO2 conditions. At high light intensities they show increased rate of photosynthesis. ठीक है, तो अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है और CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट लो लाइट इंटेंसिटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला CO2 बढ़ाने से। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो CO2 जो कितना है 0.03% या फिर 314 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है,
एंड इंक्रीज इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन अप टू 1% ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। ठीक है, CO2 अगर हम बढ़ाते हैं तो 1% तक बढ़ सकता है और हायर जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। उसके बाद C4 प्लांट कैन फोटोसिंथेसिस एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ये हमें पता है कि C4 प्लांट्स कम CO2 कॉन्सेंट्रेशन पे भी काम कर सकते हैं, बट C3 नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड होने लगता है। ठीक है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एट विच यूज ऑफ फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज इन रेस्पिरेशन। जितना CO2 रेस्पिरेशन में रिलीज हो रहा है उतना ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट। ठीक है, समझ गए? व्हेन प्लांट सैचुरेटेड विद फुल लाइट, लाइट पूरा फुल उसको मिल रहा है। ठीक है, तो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट समझ गए हम लोग। उसके बाद कितना है C4 प्लांट के लिए? 8 to 10। ये क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट में और एग्जाम्स में आता है कि C4 प्लांट्स का कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है, CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है? 8 to 10 ppm। और C3 प्लांट्स का कितना है? 40 to 100 ppm। ठीक है, ये याद रखना है। C3 प्लांट्स का 40 to 100 ppm और C4 प्लांट्स का 8 to 10 ppm। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है यूज ऑफ CO2। ठीक है, CO2 इन ppm। तो आप देख रहे हो C3 प्लांट्स का यहाँ पे दिया हुआ है और C4 प्लांट का दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग अबाउट नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होगा? डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है क्योंकि वो एंजाइमेटिक है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स यूज हो रहे हैं। बट लाइट रिएक्शन पे उतना ज़्यादा फर्क टेम्परेचर का नहीं पड़ता है। C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, C4 प्लांट जो है वो हायर टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। C3 प्लांट्स हैव ए मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ठीक है, C3 प्लांट जो है वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक नहीं, उसको झेल नहीं पाते हैं, वो उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेचर क्लाइमेट्स। ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑप्टिमम ऑफ प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट, मतलब वो कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, कौन से हैबिटेट है उनका, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल प्लांट हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम। जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होते हैं उनका हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, और जो टेम्परेट रीजन में होते हैं उनका उतना ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद वाटर स्ट्रेस क्लोजेस द स्टोमेटा, हैंस रिड्यूसेस द CO2 अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो वाटर स्ट्रेस अगर होता है प्लांट को, अगर पानी की कमी है तो प्लांट क्या करता है, वो अपने स्टोमेटास को क्लोज कर देता है। ठीक है, अब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो CO2 भी आना बंद हो जाएगा क्योंकि CO2 स्टोमेटा के थ्रू आ रहा है, तो फिर CO2 भी जो है कम हो जाएगा, उसका अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस आल्सो विल्ट लीव्स thus reduce the surface area of the leaves and their metabolic activity। उसके बाद वाटर स्ट्रेस अगर आप देखा होगा, अगर किसी प्लांट को आप पानी नहीं देते हो तो उसके लीव्स भी जो है वो विल्ट हो जाते हैं, ऐसे नीचे मुरझा जाते हैं। ठीक है, उससे सरफेस एरिया उसका कम हो जाता है। ठीक है, और वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी कम कर देता है। ठीक है, तो वाटर का कमी होना बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होता है प्लांट के लिए। उसके बाद कुछ और फैक्टर्स हैं यहाँ पर जैसे इनहिबिटर्स है, ये दीज आर इनहिबिटर्स, DCMU, CMU, पेन, एट्राजीन, सीमाजीन, ये सारे इनहिबिटर है। इनहिबिट द फोटोसिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग फोटोसिस्टम 2, दे स्टॉप इलेक्ट्रॉन फ्लो बिटवीन P680 एंड PQ। ठीक है, तो इनहिबिटर्स जो है वो ब्लॉक करते हैं फोटोसिस्टम 2 को, कहाँ पर? They block the electron flow between P680 and PQ. In cyclic ETS, diquat, paraquat inhibit electron flow between
P700 एंड फेरिडॉक्सिन FD के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ये सारे केमिकल जो है वो हर्बिसाइड की तरह यूज किए जाते हैं, मींस अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, उनके फोटोसिंथेसिस को हम ब्लॉक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कहाँ पर वो ब्लॉकेज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो मिनरल्स, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। Thus reduction in N2 and Mg supply to plant affect adversely the rate of photosynthesis। तो अगर नाइट्रोजन की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, तो क्लोरोफिल कम बनेगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली सारी चीजें बराबर होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ 3 कार्डिनल पॉइंट जो कि वॉन सेक्स ने दिया। The effect of the various external factor on the rate of biological processes were centered around the attempts to establish minimum, optimum and maximum values known as cardinal points। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मिनिमम, ठीक है, कितना मिनिमम है उसका, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट उसका कौन सा है, और मैक्सिमम क्या है। ठीक है, मिनिमम किस पे काम करेगी, बेस्ट किस पे काम करेगी। जैसे टेम्परेचर की बात करें कि भाई 35 डिग्री सेल्सियस तक मिनिमम तक ये एंजाइम काम करेगी, उसके नीचे काम नहीं करेगी। ठीक है, 37 पे वो सबसे बेस्ट काम करती है, सबसे बेस्ट एफिशिएंसी उसकी 37 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और 42 डिग्री सेल्सियस तक वो काम कर सकती है। 42 से ज़्यादा करोगे टेम्परेचर तो वो डीजेनरेट हो जाएगा, डीनेचुरल हो जाएगा। ठीक है, डीनेचर हो जाएगा एंजाइम। तो ये 3 कार्डिनल पॉइंट्स हम उनको बोलेंगे। मिनिमम मतलब 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम 37 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम इज 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ मिनिमम हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, वही चीज़ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर में है, जो चीज़ सबसे कम है, जो चीज़ सबसे लिमिटिंग में है, वही जो है अफेक्ट करेगी किसी भी रेट को, किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को। ठीक है, उसके बाद लास्ट यहाँ पर है एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें अगर हम लोग, 1 क्वांटम ऑफ रेड लाइट उसमें अराउंड 47.6 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्लूकोज में 686 किलो कैलोरी। 8 क्वांटम जो है वो कितना एनर्जी देंगे, 381 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको करें दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, कि ग्लूकोज में से हमको इतना एनर्जी मिलता है। ठीक है, और बनने में कितना लगा, इतना, तो डिवाइड किया तो 30% एफिशिएंसी हमको मिला। सॉरी, तो एफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाए तो हमें याद रखना है दैट इज 30%। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, फोटोसिंथेसिस हमारा यहाँ पर कवर हो गया। आप कोई भी डाउट्स अगर आपके रहते हैं तो वो डाउट आप मेरे से डिस्कस करो। ठीक है, और किसी भी तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको आप कॉन्सेप्ट वाइज उसको क्लियर करने की कोशिश करो। ठीक है, जो भी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी इसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल, लाइट रिएक्शन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब में से क्वेश्चंस आते हैं, NCERT लेवल भी आते हैं और हाई लेवल भी आते हैं। तो सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझना है, और जो नहीं समझ में आता है उसको आप जो है मेरे लाइव क्लास में आप मेरे से डिस्कस करो। ठीक है, और पूछो। ठीक है।